नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीनाक्षी जोशी इंडिया टीवी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। देखिए, समय कहानी कुर्सी का है और कहानी तो हर रोज होती है। कुर्सी की चर्चा भी होती है, पॉलिटिक्स की बातें होती है, राजनीति का छौंक भरपूर लगता है, किस्सा कहानियां होती हैं। लेकिन आज का दिन उमंग से भरा हुआ है और दीपावली पर पॉलिटिकल आतिशबाजी भी जोरदार नजर आ रही है। आज कहानी कुर्सी की में बात उन तमाम बड़ी खबरों की होगी। दीपावली पर कहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कैसे दिवाली के दिन की शुरुआत हुई, कौन सी परंपरा उन्होंने इस साल भी कायम रखी, दिवाली के दिन देश को क्या संदेश दिया, विरोधियों को कैसे अटैकिंग बम उन्होंने फोड़े हैं। बात अयोध्या के दीपोत्सव की भी होगी, बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी होगी, उनके आक्रामक तेवर की भी होगी और साथ ही साथ उनके मन की टीस की भी होगी। लेकिन सबसे पहले, चूंकि हमारे साथ सभी मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, समीर जी, अवधेश जी, विजय जी, आपको भी, हर्षवर्धन जी, पूरे हर्षोल्लास के साथ आपके भी जीवन में ये दीपावली की खुशियां बनी रहे, ज्योति बनी रहे। आपके माध्यम से पूरे देश के जो हमारे लोग देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और बहुत बधाई। आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। हर्षवर्धन जी, आज उन बड़े बड़े संदेश पर बड़ी बड़ी बातें हम भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां से विरोधियों को पॉलिटिकल मैसेज दिया। दीपावली की शुभकामनाएं तो अपनी तरफ हैं ही, लेकिन इस दौरान उन्होंने कैसे एक होने के नारे को विरोधियों के मन में पल रही टीस को उजागर किया। अब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एकता अखंडता की बात। और जब खास तौर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति पर उन्होंने नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और पूरा देश इस वक्त कर रहा है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सुनने वाला था। आप पहले सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता को लेकर क्या संदेश दिया। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। मैं इसे
भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केवड़िया से ये संदेश आपने सुना राष्ट्रीय एकता दिवस पर। और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हर्षवर्धन जी, ये नारा तो अब लगातार अलग अलग मंचों से अलग अलग शब्दों के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन विचलित कौन हो रहा है? पहली बात तो ये। और दूसरा संदेश जो उनके आज की इस बात में छिपा हुआ था कि अब भले जम्मू कश्मीर में सत्ता पॉलिटिकल विरोधियों की बन गई हो, लेकिन धारा 370 को लेकर कोई ये मुगालता ना पाले कि ये दोबारा वापस से जागृत किया जा सकता है। ये दफन किया जा चुका है, बात खत्म, कहानी खत्म। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो अगर कांग्रेस के लोग जवाहरलाल नेहरू जी को जरा सा भी मानते होते, उनका सम्मान करते, तो नेहरू जी ने ही कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन कांग्रेसियों ने उसको घिसने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कई, एक तरह से कहें कि उनके ऊपर क्या कहते हैं, कांधे पर बोझा था कि 370 हटाओ। भाई, उनके तो कांधे पर था इतने वर्षों से। उनकी पार्टी के, उनकी विचारधारा के संस्थापक, सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल जो लीडरशिप है, वो क्या कहते थे और नारा क्या लगता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उसके आगे भी कहते थे, जो अभी नहीं पूरा हुआ है, कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो अभी पीओजेके उधर है तो वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन उसका पहला स्टेप तो पूरा हो गया और वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। वो उस यात्रा में भी थे जिसमें वो मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा यात्रा निकली थी, वहां तक गए थे। यहां मूल सवाल ये नहीं कि किसको परेशान कर रहा है, मूल सवाल ये है कि देश का एक होना, समृद्ध होना, अखंड भारत के सपने को हम ज्यादा नजदीक से देख पा रहे हैं। जो अलगाववादी ताकतें हैं वो थोड़ा कमजोर होती हैं। जो लोग पत्थरबाजी करते थे वो गायब हो गए। और सरकार किसी भी बने, मैं कई बार ये पहले भी कह चुका हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोकतंत्र नहीं तय होता है। लोकतंत्र का मतलब जनता जिसे तय करेगी उसे वो बना लेगी। अगर लोकतंत्र बहाली हुई है ये ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन क्या लोकतंत्र बहाली की आड़ में कुछ वहां राजनीतिक दल और कुछ सो कॉल्ड अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, कहीं वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं हो जाएंगे? पुनर्मुस्को भाव की प्रवृत्ति तो नहीं आ जाएगी? इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जहां तक रही बात कि बटेंगे तो कटेंगे, भैया बट के ही तो पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा, और तो और कश्मीर में भी जो पीओजेके है वो इसी वजह से तो कटा है। और क्यों कटा हुआ है? वो बट गए, कश्मीरी तो बटे हुए ना, तो उनके तो एक होने की आवश्यकता है। और देश में भी अगर भारतवर्ष को आगे बढ़ना है, शक्तिशाली होना है, तो जिस हिंदू मान्यता, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, संस्कार से हम पहचाने जाते हैं, उस पर गर्व नहीं करेंगे, उस पर एक नहीं करेंगे, बटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे। विजय जी, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सवाल ये है क्या मोदी जी देश को एक कर पाए हैं, इस विचार को एक कर पाए हैं? वो एका दिखाई देती है देश में। देश तो एक ही है। और आज जहां से वो केवड़िया से बोल रहे थे, उनसे बड़ा प्रतीक कोई है नहीं देश में एकता का, सरदार पटेल। सरदार पटेल की वजह से आज देश एक है। इसकी चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो 564, 550 जो रियासतें थी वो अलग अलग थी, उसको एक हिंदुस्तान की शक्ल देना, भारत बनाना, उसको एक करना, उसका काम उन्होंने किया। और इसलिए हम उनकी जो प्रतिमा वहाँ है उसको भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं। तो पहले तो सरदार पटेल के योगदान पर चर्चा होनी चाहिए कि उनकी वजह से एकता का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया। उससे पहले हिंदुस्तान एक नहीं था ना, अलग अलग जो थे रियासतें थी, राजशाही थी, वो सब तमाम चीज़ें थी। और उस पर हम लोग लगातार चलते गए हैं। कश्मीर का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया तो 370 से साफ हो गया कि जो संविधान इतने लंबे समय तक नहीं चल रहा था वहाँ पर, उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर अब होने लगा है। और किसी की भी सरकार बने, लोकतंत्र की एक चुनी हुई सरकार वहाँ बनी है, ये बेहतर बात है। और लोगों ने जिसे चुना नहीं, लेकिन विरोधी तो यही कहते हैं ना कि एक नहीं है, फूट डाल दी गई है, इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू मुस्लिम करने की चेष्टा हो रही है। नहीं, हिंदू मुस्लिम की चेष्टा से सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो भी मुसलमानों को एकजुट करके एक अलग तरीके की
फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा कि जब योगी जी ने ये नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे को आज प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, संघ ने भी कहा, और अब तो वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने भी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे। तो सब एक रहें, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अखिलेश जी भी रहे, देश भी रहे, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। ये छोटी मोटी चर्चाएं तो चलती रहती है, घरों में भी होता है ना कि बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, तो खटकने से एकता खत्म नहीं होती है। कभी कभी आवाज़ थोड़ी बहुत होती रहती है, चलता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की एकता को कोई खतरा है। और यदि कोई खतरा है तो इस नारे के साथ कि एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसको पॉलिटिकल नारे के तौर पे मत देखिए, हिंदुस्तान के नारे के तौर पर देखिए। लेकिन आज अवधेश पासी जो हैं, अवधेश प्रसाद, उन्होंने तो यही कहा ना कि आपने इस नारे को भी, आज के दिन को भी आपने पॉलिटिकल बना दिया है। जरा अवधेश जी ने क्या कहा वो सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर अवधेश जी में आप। तो एकता के लिए ही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं आज का दिन ही एकता का है। जी मैं एक बार सुना दूंगी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, आतंकवादियों को लेकर कहा, नक्सलवाद को लेकर उन्होंने कहा, देश की एक आइडेंटिटी, एक ग्रेड, एक टैक्सेशन के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन। जरा क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर, वो भी सुने। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया। सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे, हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं।
जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। और इसी बीच बड़ी खबर दे दें, गुजरात के कच्छ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर साल की तरह ये दिवाली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ मनाएंगे। आप जानते हैं कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का ये पद उन्होंने पाया है, उसके बाद से हर दीपावली वो देश के जवानों के साथ मनाते आए हैं। और केवल दिवाली की ही बात नहीं है, कोई भी पर्व क्यों ना हो, उनका प्रयास यही रहता है कि वो देश के जवानों के साथ ये पर्व मनाएं। थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। अवधेशी, देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस का दिन है आज, दीपावली जैसा इतना खूबसूरत त्योहार का दिन है। आज एकता और अखंडता की बात तो होनी चाहिए, शांति की भी बात होनी चाहिए, लेकिन क्या उतनी पॉलिटिकल पीस है इस देश में अभी? देखिए, दीपावली का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने आज, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और उसको हमने एकता दिवस के रूप में मनाया है, जब वो सुबह जब राष्ट्रीय एकता की शपथ ली जा रही थी तब भी प्रधानमंत्री की तस्वीर हमने देखी। उसके बाद जहां से वो बोल रहे थे उनके पार्श्व में आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे विशाल प्रतिमा, जिसको एक समय विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी गई थी, वो सामने है। ये इस तस्वीर की आप बात हाँ, कर रहे हैं। इसके सामने ये जो सामने बनी हुई है, क्या यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, एकता की प्रतिमा के सामने वो बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के 3 इसमें पहलू हैं। पहला तो एक देश के लिए चेतावनी है कि इस समय देश की एकता के जो विरोधी रहे हैं, आज भी वो आइडियोलॉजिकली, वैचारिक, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक और अन्य रूपों में सक्रिय हैं, जिनके लिए उन्होंने अरबल नक्सल शब्द का प्रयोग किया है। वैसे अरबल नक्सल पर लोग हंसते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयोग इसको देश में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था अरबन नक्सलियों को लेकर, जब आंध्र प्रदेश और बाकी चीज में नक्सल के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने प्रयोग किया था कि एकता एक है तो सेफ रहेंगे। इस शब्द पर भी ये विरोध करते हैं, इस शब्द को भी विवाद का विषय बनाते हैं। तो ये जो सबसे खतरनाक जो वैचारिक विरोधी हैं, क्योंकि वैचारिक खुराक से ही देश विरोधी पैदा होते हैं, विचारधारा होती है, उसके बाद वो एक्शन में आती है। तो अगर विचारधारा में यह बात है कि इस देश की एकता अखंडता फासिस्टवादी है, इस देश की एकता अखंडता जो है अल्पसंख्यक विरोधी है, इस देश की एकता अखंडता का मतलब डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र विरोधी है, तो वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल हो गई है और अर्बन नक्सल के विरुद्ध वो संघर्ष इस सीमा तक पहुंचना चाहिए था कि नैरेटिव के मामले में, इकोसिस्टम के मामले में उनको कमजोर होना चाहिए था। तो आगे एकता दिवस पर जो सबसे पहले इस विचारधारा के लोगों को विचार करना है और उस विचार करके आगे की निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होना है कि आखिर वो नैरेटिव और इकोसिस्टम जो अर्बन नक्सल का है वो आज भी क्यों शक्तिशाली होकर हावी हो जाता है। ये उनका प्रमुख था। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि एकता की दृष्टि से किसने क्या किया है, मतलब अभी तक अंबेडकर जी का संविधान और संविधान रक्षा की बात हो रही है, संविधान लागू ही नहीं किया अंबेडकर जी की इच्छा को देश में। और आज भी हमारे देश में कोई मुख्यमंत्री भारत के संविधान की तरह पूर्ण शपथ नहीं लेता था और यह पहली बार हुआ है। लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। वहां से लंबे समय से, जब से इस देश का संविधान बना तब से एक बड़ी संख्या वहां केंद्र के वोटिंग के अधिकार से वंचित थी और लोग संविधान लागू की बात करते हैं, तो वह भी एक चेतावनी थी। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है पूरी एकता की, कि हमने किस किस तरीके से देश को एकता के सूत्र में बना है। आर्थिक एकता, करों की एकता की दृष्टि से हमने बनाया है, कैसे व्यवहारिक रूप से ग्रीडों को एक किया है। तो एकता की दृष्टि से आतंकवाद के लिए लड़ाई, नक्सलवाद के लिए लड़ाई,
लेकिन अभी अरबन नक्सली बचे हुए हैं जिनके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र के मंत्री, पदाधिकारी, राज्यों के लोग मान रहे होंगे कि एक लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ने वाले देश भर में जहां खड़े हैं उनकी भी ताकत बढ़े और संघर्ष में विजय हो, ये सबकी जिम्मेवारी है। और आज अभी प्रधानमंत्री जी दीपावली पर जाएंगे सेना के पास जी, और वहां से हमको नया संदेश मिलेगा। मुझे लगता है कि आपका दीपावली पर आगे अयोध्या को लेके आएगा, उस पर हम लोग दीपावली की बात करेंगे। लेकिन आज एक विशेष बात जो मैंने देखा है कि हमारे साथी समीर जी ने कल नरक चतुर्दशी थी और इनका पूरा ड्रेस जो है, देखिए ये तंत्र का ड्रेस होता है साधना का, काला पर से लाल पहन के आए हैं। तो इनके पास आज तंत्र की कुछ विशेष शक्ति होगी, अरबन नक्सलियों के विरुद्ध भी जाएगा और राष्ट्रीय एकता के साथ इस डिबेट को तंत्र मंत्र कौन सा फूकने वाले हैं आज आप? जी कहाँ ले गए इस चर्चा को? जी देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जो एक लौह पुरुष गृह मंत्री रहे, उनका 149वीं जयंती है, एकता दिवस है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस पर वहाँ गुजरात गए, और गुजरात से तो वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव रहा है। गुजरात उनकी कर्मभूमि रही है, एक संगठन के रूप में भी रही है, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी रही है, और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात जाते हैं। कार्यक्रम को थोड़ा मजेदार बनाती हूँ। अब इन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, चलिए मुझे 3 ऐसे विषय बताइए जिससे आज आप ये कहें भस्म हो जाने चाहिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर। 3 विषय ऐसे भस्म हो जाने चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ा विषय है, एक तो नक्सलवाद का जो भस्म हो चुका है, जो होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह ने गृह मंत्री का जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से लगातार जो आदिवासियों को परेशान करने वाला जो नक्सलवाद था, और जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात का जिक्र करा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने आज एक दूसरे नक्सलवाद का भी सचेत किया और जिक्र किया है कि किस तरीके से एक अर्बन नक्सलवाद देश के अंदर बढ़ते जा रहा है, उसके प्रति पूरे देश को सचेत रहने की जरूरत है। और दूसरा है कि जात पात को लेकर जिस तरीके के एक भेदभाव चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे फेक कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन जो फेक लोग हैं उनसे बचने की जरूरत है इस समय में, जो आपको जाति के आधार पर तोड़ेंगे, जो आपको दूसरे स्थिति के आधार पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो 2047 के लिए जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं, उसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, वो विकसित भारत न बने, उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं, और जो किसी भी तरीके से विदेश के अंदर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। कुछ नेता विदेश में जाते हैं तो भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। एक बने रहे सर, एक बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, ये मैसेज ये भी तो है साथ में। नहीं, एक रहेंगे तो देश के साथ जुड़े रहेंगे ना, ये मतलब नहीं कि एक रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहे, एक बने रहे, देश के साथ जुड़े रहे और देश के विकास में सहभागी हो। देश के अंदर का विकास की धारा बह रही है, कोई निर्णय हो रहे हैं तो उसको साथ ले। देश में एक अलग धारा जो विदेशी ताकतें जिससे मजबूत हो, वो धारा बहाने की जो कोई कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में बैठकर ऐसे बयान दिए जाते हैं, ऐसे काम करने की कोशिश की जाती है, ऐसी ताकतों का सपोर्ट किया जाता है, ऐसे आंदोलन का सहयोग किया जाता है जो देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जो उन्हें सचेत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस बात का जिक्र किया है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने हर विषय पर बोला है, एकता के नाम पर उन्होंने हर चीज का जिक्र किया। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र किया, उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, उन्होंने अलगाववाद का जिक्र किया आज, और उन्होंने ये भी बताया कि आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, और ये भी बताया कि एक देश और एक संविधान अब पूरे देश के अंदर लागू हो गया है। नहीं, ये तो है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन पर थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है हर्षवर्धन जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी भी कई जानकार ऐसे कहते हैं कि आए तो, लेकिन जरा थोड़ा देरी से आए, और आ भी गए तो क्या गारंटी है कि भाई ये लागू हो ही जाएगा? क्योंकि एक रूपता और एक विचार सभी दलों में बन पाए, ऐसा मुश्किल ही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई एक चीज़ बड़ी कठिन दिख रही है, असाध्य दिख रही है, तो फिर तो जीवन में सारे ऐसे जो काम हो उसको करना बंद कर देना चाहिए। असाध्य तो ये भी दिख रहा था कि राम मंदिर बनेगा क्या, आज हम देख रहे हैं ना, 2017 से तो दीपोत्सव हो रहा है, 2019 के बाद से वहाँ शानदार भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 2024 के पहले वो पूरा भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो असाध्य लगता है वो कभी साधा नहीं जा सकता, वो पूरा नहीं होता है। और ये तो असाध्य नहीं था, इसको तो हमने असाध्य बना दिया। यानी हम एक साथ चुनाव करते थे, कांग्रेस के नेताओं की तानाशाही मानसिकता थी, इस सरकार को गिरा दो। आज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिराई थी पहली, मेरे ख्याल से 60s में या 57 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरा दी थी।
उसके बाद जब इंदिरा जी को मन करता था जिसको उठा के फेंक देती थी। फिर क्या हुआ, फिर जनता को जब भी दिखा कि नेता तानाशाही मानसिकता के होने लगे तो उन्होंने मैंडेट ही पूरा देना बंद कर दिया। जब मैंडेट पूरा देना बंद कर दिया तो बेईमानी नेता करने लगे, ब्लैकमेलिंग करने लगे, एक दूसरे का टांग खिंचाई करने लगे, उसमें बड़े बड़े देश हित पीछे चले गए, उनके अपने हित आगे आए। अब देश क्या कह रहा है, 2014 से फिर से क्लियर कट मैंडेट दिया। 2024 में भले हम कहें कि नरेंद्र मोदी की पार्टी की 240 सीटें हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस में वो जीत कर आए हैं। इसके पहले वो पता नहीं कब आए थे, क्योंकि 2004 और 9 भी वो जीत नहीं पाए थे उस तरह। सर आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक ये चूंकि तस्वीर आ गई है, जरा दर्शकों को बता दूं, LAC पर भी अब जो है हिंदुस्तानी और चीन दोनों देशों की सेना अब एक समझौते पर आ गई है। ये मिठाइयों की अदला बदली हो रही है, दीपावली का मौका है इसलिए खुशियां बांटी जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को ये मिठाई दी है और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हर्षवर्धन जी। ये मतलब तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा था कि अरे चीनी सेना को घुटनों पर ला दिया, स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बना के रखी, डिप्लोमेसी के चैनल लगातार खुले रहे, बातचीत लगातार चलती रही। अगर चीनी पीछे नहीं हटे तो हिंदुस्तानी भी पीछे नहीं हटे तो दोनों एक साथ हटे। ये एक बड़ी कामयाबी है भारत की। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। और देखिए, हमें इस खबर को समझने के लिए हमारे देश के मीडिया को छोड़ देना चाहिए। हमारे देश का मीडिया तो हमारे साथ ही रहेगा, कुछ को छोड़ दीजिए, वो अर्बन नक्सल वाले मीडिया को छोड़ दीजिए, उनकी आदत अभी भी खराब है, वो विचित्र रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, और इंटरनेशनल मीडिया से भीतर जो चाइना बेस्ड थिंक टैंक है, यानी वो थिंक टैंक नहीं जो दुनिया के दूसरे देशों से चाइना वॉचर हैं, जो चाइना बेस्ड थिंक टैंक हैं, चाइना में हैं, हांगकांग में हैं, उनके जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये होना असंभव था। वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में ये दोनों देश शामिल होंगे और उसमें टॉप 2 हो सकते हैं। तो ये मिठाई है, कड़वाहट में न बदले। चुशूल मोल्डो बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत की कूटनीतिक ताकत, भारत की सेना की क्षमता और भारत की वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो जो सबसे बड़ा एकता का संदेश है वो तो हमारे देश के बॉर्डर से आता है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आया है। चुशूल मोल्डो पर ये जो मिठाइयों की अदला बदली है, यहाँ से ये संदेश हम देशवासियों को सीखने की बड़ी जरूरत है।